Students, our next topic is distribution of workforce by industry in 2011 and 12. Distribution of workforce by industry. In 2011-12. In 2011-12 in the form of percentage. Firstly sector. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री इन 2011-12 बाय इन परसेंटेज। ठीक है, अब देखो कि ये हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए टेबल बुक में गिवन किया हुआ, तो उस टेबल को पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद आपको वो एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी। तो फर्स्टली है सेक्टर्स, 3 टाइप्स के सेक्टर्स हैं। एंड यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अर्बन एंड रूरल रेजिडेंस, सेक्स मैन एंड वीमेन, एंड लास्ट है टोटल। ये टेबल आपकी बुक में गिवन किया हुआ है। सेक्टर्स हो गए हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लास्ट सर्विस। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा, ये सब एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। सेकेंडरी सेक्टर में कुछ भी मैन्युफैक्चर करना, कोई भी गुड्स वगैरह की प्रोडक्शन करनी, वाटर सप्लाई, माइनिंग करनी है, अर्थ में से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है लाइक कोल्स वगैरह। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज रिलेटेड है सेकेंडरी सेक्टर से। एंड सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज रिलेटेड होती है? टीचर, ठीक है, हॉस्पिटल से रिलेटेड, बैंकिंग, मीडिया, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, तो ये सभी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती है। प्लेस ऑफ रेजिडेंट, अर्बन, रूरल। अर्बन एंड रूरल, सेक्स मैन एंड वीमेन, एंड लास्ट है इनका टोटल। अब देखो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें अर्बन एरिया की जो वर्कफोर्स है प्राइमरी सेक्टर में कितनी इंक्लूड है? 64.1। ठीक है, एंड रूरल सेक्टर में कितनी इंक्लूड है? 6.7। एक मिनट, यहाँ पे रूरल एंड यहाँ पर अर्बन। रूरल एरिया में जो प्राइमरी सेक्टर में कितनी जो वर्कफोर्स है वो इंक्लूड है, लाइक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड है, कितने वर्कफोर्स इंक्लूड है? 64.1। एंड अर्बन एरिया में 6.7। एंड सेकेंडरी सेक्टर में जो रूरल एरिया की वर्कफोर्स है वो कितनी इंक्लूड है? 20.4। एंड अर्बन एरिया में कितनी इंक्लूड है सेकेंडरी सेक्टर में? 35.0। एंड लास्ट है सर्विस सेक्टर जैसे कि टीचर्स, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया। ठीक है, तो वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। सर्विस सेक्टर में जो रूरल पर्सन कितनी इंक्लूड है, रूरल वर्कफोर्स है वो कितनी इंक्लूड है? 15.5। ठीक है, एंड अर्बन एरिया में जो सर्विस सेक्टर के कितने पर्सन इंक्लूड है? 58.3। ठीक है, एंड इसमें से जो प्राइमरी सेक्टर में टोटल मैन कितने हुए? 43.6।
ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन कितनी हुई, 25.9 एंड सर्विस सेक्टर में मैन कितने हुए, 30.5। वीमेंस कितनी होगी, 62.8 प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूड है एंड सेकेंडरी सेक्टर्स में वीमेंस कितनी इंक्लूड है, 20 एंड सर्विस सेक्टर्स में कितनी वीमेंस इंक्लूड है, 17.2 और इनका फिर टोटल करने के बाद जो प्राइमरी सेक्टर उसमें 48.9% पर्सन्स इंक्लूड है, 24.3 एंड लास्ट है 26.8। ये टेबल आपकी बुक में गिवन किया हुआ है बट इसमें मेनली हमने किसके ऊपर फोकस करना है, बिकॉज हम जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द वर्क फोर्स इन इंडिया। इंडिया में जो वर्क फोर्स है उसके लिए जो सबसे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेन है, जो मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का वो कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। बिकॉज एंशियंट टाइम में क्या है कि हमारी 70% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होती थी, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी इन इंडिया में 24% पॉपुलेशन है वो वर्कफोर्स है डिपेंड है इन सेकेंडरी सेक्टर एंड 27% वर्कफोर्स इज डिपेंड इन सर्विस सेक्टर, ठीक है। बट अब हम इसमें डाटा ले रहे हैं 2011-12 का, ऊपर मेंशन किया टॉपिक में 2011-12 का हम डाटा ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज की। अब मैं आपको ये टेबल दोबारा से क्लियर करती हूँ। यहाँ पे हमने प्लेस ऑफ रेजिडेंट लिया, रूरल एंड अर्बन, सेक्स, मैन एंड वीमेन एंड लास्ट में उसका टोटल लिया। यहाँ पे हमने 3 सेक्टर्स लिए हैं। प्राइमरी सेक्टर रूरल एरिया में, विलेजेस में क्या है 64.1% जो वर्कफोर्स है वो क्या है प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड थी एंड अर्बन एरिया की ओनली 6.7% जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड थी। बिकॉज जो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ अर्बन एरिया के कंपैरिजन रूरल एरिया में ज़्यादा होती है। उसके बाद रूरल एरिया की जो 20.4% पॉपुलेशन है वर्कफोर्स है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड थी एंड अर्बन एरिया की 35% वर्कफोर्स है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड थी। रूरल एरिया की 15.5% जो वर्कफोर्स है वो सर्विस सेक्टर में इंक्लूड थी एंड अर्बन एरिया की 58.3% जो वर्कफोर्स है वो सर्विस सेक्टर में इंक्लूड थी। अब हम रूरल एरिया की अर्बन एरिया की बात कर ली कि इतनी वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड थी, सर्विस सेक्टर में इंक्लूड थी, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड थी। एंड अब नेक्स्ट है कि सेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितने मैन हैं जो प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूड थे एंड कितनी वीमेंस है जो प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूड थी, सेकेंडरी में इंक्लूड थी एक्सेट्रा। अब देखो 43.6% जो मैन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड थे, एग्रीकल्चर में काम करते थे, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, इन सब में एक्टिविटीज़ में काम करते थे। और जो 62% जो वीमेंस है वो क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड थी। देखो मैन के कंपैरिजन देखा जाए तो वीमेंस है वो ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है। इन कंपैरिजन मैन वीमेंस आर मोर इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। क्योंकि वीमेंस प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इसलिए इंक्लूड होती थी क्योंकि वो विलेजेस में वीमेन मेनली क्या करती थी, हाउस होल्ड घर का काम भी करती थी और साथ में ही अपने हस्बैंड के साथ एग्रीकल्चर एरिया में भी उनकी हेल्प करती थी, इसलिए वीमेंस की यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर में। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर में 25.9% जो मैन है वो क्या है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड थे, सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ में इंक्लूड थे वो, ठीक है। और जो वीमेन है वो क्या है 20% ही थी जो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड थी। अर्बन और रूरल दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैन है वो ज़्यादा इन कंपैरिजन वीमेन मैंस हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा इंक्लूड थे। वाई? बिकॉज मैन को क्या है इंडस्ट्रीज एरिया में मैन को क्या है इजीली वर्क मिल जाता था। वीमेंस को क्या है एंशिएंट टाइम में पहले अगर 2011-12 की भी अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे भी वीमेंस को इतनी परमिशन नहीं थी कि वो बाहर जाके जॉब करे, इसीलिए वीमेंस की यहाँ पे परसेंटेज कम है इन कंपैरिजन मैन। लास्ट है 30.5% जो मैन है वो सर्विस सेक्टर में इंक्लूड थे एंड 17.2% जो वीमेंस हैं वो सर्विस सेक्टर में इंक्लूड थी। अब यहाँ पे भी देखो जो मैन है इन कंपैरिजन वीमेंस वो ज़्यादा है सर्विस सेक्टर में। बिकॉज क्यों? जो वीमेंस हैं वो इलिटरेट होती थी, इतनी ज़्यादा वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी,
ठीक है, उनमें एबिलिटी नहीं होती थी, स्किल नहीं होती थी, तो इसीलिए वो क्या है सर्विस सेक्टर में जाके काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए क्या है उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, लिटरेट होने चाहिए वो, ठीक है, इलिटरेट नहीं होने चाहिए। इसीलिए जो वीमेंस है सर्विस सेक्टर में इन कंपैरिजन मैन वो क्या है बहुत कम है। और उसके बाद इसका टोटल फाइंड किया है, ठीक है। मेन जो बुक में आपका ये टेबल दिया हुआ उसमें हमने जस्ट ये चीज़ शो करनी है कि जो वीमेंस हैं वो ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूड है और जो मैन है वो क्या है ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर्स में इंक्लूड है इन कंपैरिजन वीमेन। क्लियर है? ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। अब देखो जो मैन एंड वीमेन वो दोनों ही प्राइमरी सेक्टर्स में काम करते हैं, ठीक है, मैन भी काम करते हैं एग्रीकल्चर एरिया में और वीमेंस है वो भी काम करती हैं, बट वीमेंस का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है हाई है इन कंपैरिजन मैन। इसका रीज़न क्या है कि वही मैंने अभी आपको पहले बताया, ये जो वीमेंस हैं वो विलेजेस में वीमेंस होती हैं जो वो हाउस होल्ड वर्क भी करती है और साथ में अपने हस्बैंड के साथ एग्रीकल्चर एरिया में भी उनके साथ एक्टिविटीज़ करती है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काम करवाती है, उनकी हेल्प करती है। बट वो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लोग क्या है अपनी वाइफ को क्या है या फिर अपने घर की जो लेडीज़ होती है उनको क्या है परमिशन नहीं देते कि वो बाहर इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करे। और साथ में क्या है कि जो लेडीज़ होती हैं वीमेंस होती हैं उनमें इतनी स्किल नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है, वो लिटरेट नहीं होते हैं, इसीलिए वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते। सो जो वीमेंस हैं वो मेनली प्राइमरी सेक्टर्स पे डिपेंड होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड चेंजिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो हमारी कंट्री में 1950-51 में गवर्नमेंट ने क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन बनाया था, ठीक है। तो उस प्लानिंग कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। तो इसलिए उन्होंने प्लान्स बनाए थे। 1951 से प्लान स्टार्ट हुए थे 5 ईयर्स के। उन्होंने जैसे 1951 से 55 के बीच का जो प्लान है वो 5 ईयर्स का 12 5 ईयर प्लान अब तक बना चुके हैं, ठीक है। 13th अब चल रहा है क्योंकि उसको हमने नीति आयोग में चेंज कर दिया नरेंद्र मोदी ने प्लानिंग कमीशन को। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में क्यों चेंज किया? क्योंकि वो बेटर वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे, लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है उनको इंक्रीज करना चाहते थे, ठीक है, बेटर वे में और भी ज़्यादा वो बेटर वे में करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस करके उसका नेम क्या रख दिया? नीति आयोग, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्लानिंग कमीशन बनाया था उसमें उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई थी कि हमने पॉवर्टी को इतना रिमूव करना है, एम्प्लॉयमेंट कम करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करनी है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कम करना है, इसीलिए उन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी। तो उन्होंने क्या है प्लानिंग कमीशन में 12th 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, ठीक है। हर एक जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो भी 5 ईयर्स का था, ठीक है, 1950 to 51 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर उन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया वो भी 5 ईयर्स का था, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया वो भी 5 ईयर्स का। तो ऐसे 12th 5 ईयर प्लान उन्होंने 5 ईयर्स के बनाए थे जो 2012 तक कंप्लीट हो गए थे। 12th तक जो 5 ईयर्स प्लान है 12 वो कंप्लीट हो गए थे। अब जो है वो 13th 5 ईयर प्लान चल रहा है, नीति आयोग के अंडर आता है वो। तो उसी के अकॉर्डिंग जब प्लानिंग कमीशन बनाया गया था तो उन्होंने मेन प्लानिंग स्ट्रेटजीज बनाई थी, प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग्स वगैरह बनाई थी उन्होंने। तो उन्होंने 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, ठीक है, डेवलपमेंट के 2 इंडिकेटर्स रखे थे उन्होंने। एंड वो कौन कौन से हैं? 2 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट।
मेन उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा था प्लानिंग स्ट्रेटजी में कि कंट्री की जो जीडीपी है उसको इंक्रीज करना एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर हम 1950 से 2020 तक अगर हम प्लान देखें तो 50, 60, 70, 80, 90, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 22, तो 2010 तक क्या है 60 ईयर्स प्लान हो गए थे। तो 60 ईयर्स देखो, जब उन प्लानिंग स्ट्रेटजीज बनाई थी तो उसमें प्लानिंग कमीशन के अंदर तो दो फैक्टर्स उन्होंने मेन रखे थे, जीडीपी इंक्रीज करनी है एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी है। जीडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि टोटल कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है फाइनेंशियल ईयर में, एक 1 ईयर में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू को। एम्प्लॉयमेंट का तो आपको पता ही है, जॉब्स वगैरह, ठीक है, जिनके पास एम्प्लॉयड होते हैं जो पर्सन। देखो 1950 टू 2020 में देखिए तो 60 ईयर्स हो गए थे। ठीक है, प्लानिंग के 60 ईयर्स प्लानिंग में उन्होंने एक और एम रखा था कि जो कंट्री की ग्रोथ है उसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना मतलब उसको इंक्रीज करना है। साथ के साथ क्या है, नेशनल आउटपुट है कंट्री की, वो भी इंक्रीज करनी है। 60 ईयर्स प्लान्स में उन्होंने क्या है 1950 से स्टार्ट होकर अगर 2010 तक की हम प्लानिंग ईयर्स ले तो वो 60 ईयर्स में उन्होंने एक और एम रखा था कि नेशनल आउटपुट को इंक्रीज करना है एंड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स का जो साइज है उसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना है, और भी ज़्यादा बढ़ाना है। और साथ में ही नेशनल आउटपुट का मीन्स की प्रोडक्शन करनी है। जो भी 1 ईयर में अगर कंट्री में जो भी प्रोडक्शन की जाएगी 60 ईयर्स में जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हाइयर होनी चाहिए। क्योंकि प्रोडक्शन कंट्री में अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा लोग क्या है डिमांड करेंगे। डिमांड करने से क्या है, प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी, कंट्री में पैसा उतना ज़्यादा आएगा एंड उससे क्या है कंट्री की नेशनल इनकम है इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन ज़्यादा करने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। क्योंकि प्रोडक्शन अगर हम ज़्यादा करने चाहते हैं, टारगेट हमने रखा कि हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है 1 ईयर में, तो फिर क्या है पर्सन्स को जॉब्स भी प्रोवाइड होगी और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी। ड्यूरिंग 1950 टू 2010, 1950 टू 2010 में जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो क्या है इंक्रीज हुई थी। ठीक है, इन कंपैरिजन इंक्रीज इन कंपैरिजन एम्प्लॉयमेंट। During 1950 to 2010, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज इन कंपैरिजन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन देखें तो जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय रेजिडेंट्स। अब देखो जीडीपी में क्या होता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की 1 ईयर के अंदर कंट्री में जितनी भी टोटल प्रोडक्शन की गई है उन सबकी टोटल वैल्यू, उन सबका सम अप कर देना, टोटल कर देना, तो उसको हम क्या बोलेंगे जीडीपी। In 1950 GDP is increase in comparison employment, however there is a fluctuation in GDP में। ठीक है, GDP में फ्लक्चुएशंस भी आते रहे, अप्स एंड डाउन्स भी आते रहे। ठीक है, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुई थी मोर देन 2%, नॉट मोर देन 2%। एम्प्लॉयमेंट है 1950 टू 2010 में, तो उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी हुई थी, नॉट मोर देन 2%। 2% की वृद्धि से ज़्यादा उसमें वृद्धि नहीं हुई थी। जैसे होता है ना कि एम्प्लॉयमेंट 3%, मोर देन 3% की वृद्धि से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो वो क्या है 1950 टू 2010 में क्या है, नॉट मोर देन 2% से ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट नहीं आया था। वो 2% की वृद्धि दर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाई थी।
बुक में चार्ट इन्होंने शो किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे चार्ट में उन्होंने बताया हुआ है 1950 से लेके 2012 तक की जीडीपी कंट्री में एंड फुल एम्प्लॉयमेंट है वो कंट्री में कितनी थी। ठीक है, तो आपने बुक में वो टेबल ज़रूर देखना है, मैं आपको उसका क्लियर कर देती हूँ। देखो 1990 के एंड में क्या हुआ था, 1950 टू 2010 में देखो जीडीपी इंक्रीज हुई थी इन कंपैरिजन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट वो क्या है, मोर देन 2% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाई थी, रिड्यूस में नहीं हो पाई थी। तो 1990 के एंड में क्या था कि जो जीडीपी एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, डिक्रीज हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। कितनी हो गई थी, 1.5। क्लियर है, पहले ज़्यादा थी, 1990 से पहले ज़्यादा थी, बट 1990 के एंड में एम्प्लॉयमेंट है वो 1.5 हो गई थी, मतलब वो डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, और जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो क्या है, इंक्रीज हुई थी। 3.6 थी वो पहले 1990 से पहले, तो वो कितनी हो गई थी, 6.1 हो गई थी। 3.6 थी पहले जीडीपी। ठीक है, अब वो 6.1 हो गई, तो मतलब जीडीपी क्या है, इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, मतलब कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, कम हुई थी 1990 के एंड में। ठीक है, तो देखो अब इसको देखो कि एम्प्लॉयमेंट कम होने के बावजूद भी हमारी कंट्री में क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी, क्योंकि जीडीपी में हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी टोटल वैल्यू को लेते हैं। तो देखो जीडीपी के एम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी जीडीपी क्या है, इंक्रीज हो गई थी। तो इसीलिए सम स्कॉलर्स ने इसको क्या है, जॉबलेस ग्रोथ बोला था। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जॉबलेस ग्रोथ मीन्स कि जॉब्स भी कम थी, एम्प्लॉयमेंट कम थी उस टाइम पे, 1.5% वो क्या डिक्लाइन हो गई थी 1.5%। ठीक है, तो जॉब क्या है, कम थी लोगों के पास, बट फिर भी प्रोडक्शन क्या है, 3.6 से 6.1 हो गई थी। मीन्स प्रोडक्शन क्या है, हमारी इंक्रीज हो गई थी। जीडीपी में हम मेनली प्रोडक्शन को ही इंक्लूड करते हैं, उसकी टोटल वैल्यू को, तो इसीलिए सम स्कॉलर्स कॉल्ड इट जॉबलेस ग्रोथ। मीन्स पर्सन को जॉब भी नहीं करनी पड़ी लोगों को, और क्या है, जीडीपी या प्रोडक्शन है वो क्या है, इंक्रीज हो गई, इसीलिए इसको जॉबलेस ग्रोथ बोला था। और उसके बाद क्या है, 1.5% डिक्रीज होने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट है वो 0.28% इंक्रीज भी हुई थी टू 0.28%। ठीक है, और जो जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बाद इंक्रीज हुई, थोड़ी इंक्रीमेंट हुआ, 1.5 पहले वो कम हुई थी, बट उसके बाद वो क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज हुई। बट जो जीडीपी है वो क्या है, 6.1% थी, उसके बाद भी वो क्या है, 6.1 नहीं थी, 6.1% इंक्रीज हुई थी, तो 6.1% ही थी जीडीपी। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। सो फार वी हैव कंपैरिजन इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एक पॉइंट था 1990 के एंड में एम्प्लॉयमेंट कम हुई थी, बट उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्या है, 1990 के बाद वाली सिचुएशन को अगर हम देखें 1997 में, तो उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो इंक्रीज हुई थी, बट जो जीडीपी है वो कांस्टेंट ही थी, 6.1% ही थी। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे। तो देखो जीडीपी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के जो हमने ये इंडिकेटर्स देखे हैं, ठीक है, कि जीडीपी इतना इंक्रीज हुई थी, एम्प्लॉयमेंट इतनी हुई थी, तो इससे हमें क्या है कि जो वर्कफोर्स है, ठीक है, कंट्री की वर्कफोर्स है, उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें पता चलता है कि वो कितने % एम्प्लॉयड थे, वर्कफोर्स है वो कितनी वर्कफोर्स है जो कंट्री में जॉब्स कर रही थी, ठीक है, और नहीं कर रही थी। और साथ में क्या है, हमें कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के साथ साथ हमें उसकी डेवलपमेंट सिचुएशन के बारे में भी पता चलता है। अगर जीडीपी इंक्रीज हुई है तो मतलब कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, इंक्रीमेंट कर रही है कंट्री हमारी, और ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, ग्रोथ कर रही है। और अगर जीडीपी कम है तो मतलब कंट्री क्या है, डिक्लाइन, कंट्री की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है, देखो कि हमारी जो इकोनॉमी है मेनली वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एंशियंट टाइम से मेनली जो पीपल्स हैं वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। 70% से भी जो 72% से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर एरिया पे डिपेंड रहती थी। तो इसीलिए जैसे जैसे आप टाइम पास हुआ, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, मैनी कंट्रीज की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाई, प्लानिंग बनाई कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो उसमें इंडिया भी इंक्लूड थी, ठीक है, और अदर कंट्रीज भी इंक्लूड थी। तो उन्होंने मेन मोटिव है जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी, उनमें उन्होंने मेन मोटिव क्या रखा था कि हमने जो एग्रीकल्चर पे वर्कफोर्स का प्रपोर्शन है उसको कम करना है, डिक्लाइन करना है, डिक्रीज
द proportion of workforce on agriculture। ये सब किस में था? डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में। मैनेज कंट्रीज ने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को अपनाया था और उस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में उन्होंने क्या मेन मोटिव रखा था कि एग्रीकल्चर पे जो मोस्टली वर्कफोर्स डिपेंड है उसको कम करना और उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में उनको इंगेज करना, उन एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज करना, लगाना वहाँ पर। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मीन्स जो भी प्लानिंग बनाती है, योजना वगैरह बनाती है। तो देखो बेसिकली जो बात है वो कहाँ पे आ जाती है, ये जो भी प्लानिंग्स गवर्नमेंट बनाती है, प्लानिंग कमीशन बनाया या नीति आयोग बनाया, सब कुछ तो मेनली ऑब्जेक्टिव होता क्या है प्लानिंग्स का, कि कंट्री की डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या है प्लानिंग्स बनाती है, स्ट्रेटजीज बनाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट। ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट 1972 to 2012 परसेंटेज। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट आपका जो टेबल बुक में गिवन किया उन्होंने, उसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड के बारे में बताया है। ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट में मीन्स कैजुअल वर्कर्स इंक्लूड है, कैजुअल वर्कर्स, रेगुलर सैलरी बेस्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो उनके ट्रेंड्स के बारे में बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयड कितने पर्सन इंक्लूड है एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कंट्री के, एंड रेगुलर सैलरी बेस्ड में वर्कफोर्स कितनी इंक्लूड है, एंड लास्ट कैजुअल वर्कफोर्स कितनी इंक्लूड है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ टेबल में एक्सप्लेन किया है। और इसमें हम 1972 से 2012 के बीच का डाटा लेंगे। ठीक है, 1972 से 2012 की हम लेंगे कि 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितनी थी। ठीक है, एंड कितने पर्सन थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, एंड 2012 में कितनी वर्कफोर्स थी जो सेल्फ एम्प्लॉयड थी। ठीक है, या कैजुअल वर्कर्स थे, वो सब के बारे में इस टेबल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले हम सेक्टर्स का लेंगे, फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड का करेंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड सर्विस। यहाँ पे मैं ओनली 1972, ठीक है, और उसके बाद 2011-12 का डाटा लूँगी। क्लियर है कि यहाँ पे हम क्या है, ये सेक्टर जो भी मैं आपको टेबल के बारे में गिवन करी बुक में, तो इन्होंने 1972, 3, 4, 5, 6 इन सबका डाटा दिया हुआ है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 1972 फर्स्ट डाटा आपको बता दूंगी कि 1970 का कितना है, और लास्ट वाला बता दूंगी कि 2011-12 में है वो उसका डाटा कितना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। अब देखो 1972 में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 74.3% जो पॉपुलेशन है वो वर्कफोर्स है इंगेज्ड थी। ठीक है, और 2011-12 में 48.9। ओके, पहले मैं आपको टेबल में शो कर देती हूँ, उसके बाद आपको और क्लियर वे में समझाऊंगी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है,
9% जो पॉपुलेशन है वर्कफोर्स है वो डिपेंड थी। एंड 2011-12 में सेकेंडरी सेक्टर में वर्कफोर्स कितनी थी 24.3। ठीक है। सर्विस सेक्टर में क्या है कि 1972 में 72-3 में सर्विस सेक्टर में 14.8 वर्कफोर्स है वो डिपेंड थी। ठीक है। एंड 2011-12 में कितनी थी 20.8। ओके। अब देखो, अब आपको टेबल दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड, ठीक है, उसके बारे में भी आपको टेबल की फॉर्म में ही एक्सप्लेन करूँगी। बट पहले हम सेक्टर्स का देख लेते हैं। बुक में टेबल गिवन किया हुआ है, उसमें इन्होंने 1972, 3, 4, 5 से लेके उन्होंने 2012 तक मेन डाटा शो कर दिया। मेन ईयर्स का उन्होंने मिलाया कि जैसे 1974 का उन्होंने शो किया है, 78 का शो किया है। बट यहाँ पे मैंने एक तो आपको फर्स्ट ईयर का एक्सप्लेन कर दिया 1972 का, और उसके बाद 2011-12 का डाटा यहाँ पे शो कर दिया। अब देखो, प्राइमरी सेक्टर में 1972 में 74.3% वर्कफोर्स है वो डिपेंड थी प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड थी। ठीक है। बट 2011-12 में वो क्या है, कम हो गई, 48.9 हो गई। ठीक है। यहाँ पे देखो डिक्रीज हो गई ना, पहले 74.3% जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड थी, बट अब क्या है 48.9% वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है, मतलब क्या है डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है 1972 में जो सेकेंडरी सेक्टर में 10.0% वर्कफोर्स है वो 1972 में सेकेंडरी सेक्टर में थी। ठीक है। और 2011-12 में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा इंगेज्ड हो गई है इन कंपैरिजन 1972। पहले देखो 10.09% ओनली वर्कफोर्स थी जो सेकेंडरी सेक्टर में काम करती थी, लाइक इंडस्ट्रीज में काम करती थी। बट 2011-12 में क्या है वो इंक्रीज हो गई है 24.3। और अगर 2019-20 की देखें तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सर्विस सेक्टर में क्या है, 1972 में ओनली 14.8% वर्कफोर्स है वो इंगेज्ड थी सर्विस सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, सेक्टर में, सर्विसेज में। ठीक है। बट 2011-12 में क्या है 20.8% जो वर्कफोर्स है वो सर्विस सेक्टर में इंक्लूड हो गई है। मीन्स कि अगर हम इस टेबल में देखें तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें पहले ज़्यादा थी वर्कफोर्स डिपेंड थी, बट वो 2012 में क्या है 48% ही रह गई है। और जो सेकेंडरी सेक्टर में 10% वर्कफोर्स इसमें इंक्लूड थी, जो 2012 में 24.3 हो गई है, मीन्स वो इंक्रीज हुई है। प्राइमरी सेक्टर पे जो एक्टिविटीज़ करते थे लोग प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, तो उसका प्रोपोर्शन है वो क्या है कम हो गया इन कंपैरिजन सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में क्या है वर्कफोर्स इंक्रीज हुई है 10 से 24, ठीक है, एंड सर्विस सेक्टर में 14 से 20 हुई है, जबकि प्राइमरी सेक्टर है उसमें 74 से 48 हुई है, मतलब डिक्रीज हुई है। ये आपका सेक्टर्स के अकॉर्डिंग स्टेटस था। अब है एम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको स्टेटस के बारे में बताऊंगी, ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर में हमने ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट देखा, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में कितने % एम्प्लॉयड हैं, एंड लास्ट सर्विस सेक्टर में। अब हम देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितने % इंक्लूड है, रेगुलर सैलरी बेस्ड में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड है, एंड लास्ट कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरी बेस्ड, एंड कैजुअल वेजेस लेबर। कैजुअल वेजेस लेबर।
यहाँ पर हम 1972 एंड 2011-12 का डाटा लेंगे। अब देखो 1972 में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी थी, 61.4%, ठीक है। एंड 2011-12 में कितनी थी, 52। रेगुलर सैलरी बेस्ड है वो 1972 में कितनी थी परसेंट, 15.4। एंड 2011-12 में कितनी थी, 18। कैजुअल वेजेस लेबर है वो 1972 में 23.2% थे, इंक्लूड थे। एंड 2011-12 में कैजुअल वेजेस लेबर 30%। अब देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं, जिनका अपना खुद का बिजनेस होता है, हु ओन्स देयर बिजनेस, हु ओन्स एंटरप्राइज एंड ऑपरेट इट, ठीक है। मीन्स कि जिन्होंने अपना खुद का एंटरप्राइज, अपना खुद का बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया होता है, ठीक है, और वो किसी के अंडर काम जॉब नहीं कर रहे होते हैं, तो वो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड होते हैं। रेगुलर सैलरी बेस्ड में कंपनीज में, लाइक जैसे पर्सनस कंपनीज में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ, जब हम एग्जांपल ली थी हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो उसमें हमने सिविल इंजीनियर ऑफ कंपनी, सिविल इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड किया था, इंजीनियर को, तो वो क्या है, सैलरी बेस्ड था, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपनीज में जब भी हम जॉब करते हैं तो वो क्या है, रेगुलर करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वन डे हमने जॉब की और उसके बदले में हमें इवनिंग टाइम में उन्होंने वेजेस दे दी। रेगुलर सैलरी बेस्ड में क्या है, मंथ के अकॉर्डिंग हमें सैलरी प्रोवाइड होती है रेगुलर बेसिस पे। एंड कैजुअल वेजेस लेबर में क्या होता है कि जिसमें लेबर्स को क्या है, डेली वेजेस मिलती है। अगर उन्होंने वन डे जो भी जॉब करेंगे, जो भी काम वो करेंगे, ठीक है, तो उसका उनको क्या है, इवनिंग टाइम में उनको उसके लिए वेजेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। अब क्लियर है व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वेजेस लेबर। अब देखो, अब हम इसका डाटा देखते हैं। इन 1972 में 61.4% जो वर्कफोर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड थी, जिनका अपना खुद का बिजनेस था। बट 2011-12 में क्या है, वो ओनली 52% ही रह गया। मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड क्या, एम्प्लॉयमेंट क्या है, डिक्रीज हुई है। एंड 1972 में जो रेगुलर सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट थी वो कितनी थी, 15.4। जो पर्सन क्या है रेगुलर सैलरी बेस्ड पे काम करते थे वो 15.4% थे। बट 2011-12 में क्या है, 18% हो गए, ठीक है। अब जो कैजुअल वेजेस लेबर है वो 1972 में ओनली 23.2 थे, बट 2011-12 में वो 30% हो गई है। मीन्स कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, नेक्स्ट 2011-12 में डिक्रीज हुई है। बट जो रेगुलर सैलरी बेस्ड है, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, वो क्या है, इंक्रीज हुई है। जैसे 15 से 18, 23.2 से 30%। तो देखो लास्ट 4 डिकेड्स में 1972 से 2012 तक अगर ये हम लास्ट 4 डिकेड्स देखें तो इसमें क्या है, जो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन्स थे, जो वर्कफोर्स थी, वो क्या है, मूव किया था उन्होंने। वर्कफोर्स मूव फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू रेगुलर सैलरी बेस्ड एंड कैजुअल वेजेस लेबर। मतलब कि जो लास्ट 4 डिकेड्स में वर्कफोर्स थी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में से मूव करके कहाँ चली गई थी, रेगुलर सैलरी बेस्ड में एंड कैजुअल वेजेस लेबर में। तो इसीलिए जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जब सेल्फ वर्कफोर्स ने मूव किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल लेबर रेगुलर सैलरी बेस्ड में, तो जो स्कॉलर्स थे उन्होंने उसको क्या बोला, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्यों कहा स्कॉलर्स ने, बिकॉज जो पर्सन्स हैं वो मेनली कैजुअल वर्क में इंक्लूड हो गए थे। अब यहाँ पे देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या 52% है, और जो रेगुलर सैलरी बेस्ड है वो 15 से 3% इंक्रीज हुई है, 18। बट अगर कैजुअल वेजेस लेबर देखें तो वो 23 से 7%, 23 थे पहले, 7% ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो वो कितनी हो गई, 30। मीन्स जो मेनली जो वर्कफोर्स है वो कहाँ पे इंगेज हो गई थी, कैजुअल वेजेस लेबर में। इसीलिए जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोला है, बिकॉज मेनली जो वर्कफोर्स है वो कैजुअल वर्क में इंक्लूड थी।
एंड स्कॉलर्स ने इसके पीछे रीज़न बताया है उनकी वल्नरेबल मीन्स कि जो लेबर है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल मीन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए तो उन्होंने क्या है वो अपने खुद पे अपने आप पे डिपेंड होने के बजाय वो क्या है दूसरों के अंडर कंट्रोल में रह के वर्क कर रही हैं। ओके क्लियर है। आज हमने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, टेबल मैंने आपको गिवन किया बुक में, साथ साथ आप बुक में भी रीड करना तो आपको ये टॉपिक्स क्या है ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स।